तो मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह से हुई, तो इसकी जानकारी देखें, वीडियो अंत तक देखें। मैसूर का उदय, मैसूर का उदय कैसे हुआ, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ किस किस के बीच में हुआ तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुट, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुट के बीच में। अब विजयनगर साम्राज्य फाइट किया दक्कन गुट से, तो दक्कन गुट में कौन कौन थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर, ये चारों को मिलाकर दक्कन गुट बना हुआ था। और इधर विजयनगर साम्राज्य का भी बड़ा साम्राज्य था ऐसे ही, तो विजयनगर साम्राज्य की फाइट हुई दक्कन गुट से। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया, इसमें फाइट में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया, टूट गया मतलब। तो ये छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, विघटन होने से अब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया और छोटे छोटे राज्य बना ले लगभग सभी ने, छोटे छोटे राज्य बना ले। तो इसमें से एक राज्य निकल कर आया मैसूर। प्रथम शासक था यदुराय वांग्या, और मैसूर का अंतिम शासक जो स्वतंत्र शासक है वो है कृष्णराज द्वितीय। ये 1734 से 1761 तक मैसूर पर शासन किया। लेकिन जो कृष्णराज द्वितीय है वह नाम मात्र का शासक था, ये कोई इसके पास कोई पावर नहीं थी, सिर्फ शासक था, इसका नाम चलता था। लेकिन जो वास्तव में जो इसकी शक्तियां थी, जो मेन पावर जिसके पास थी, वो थे 2 मंत्री जो शासन चलाते थे। कृष्णराज द्वितीय के नाम से शासन चलता था, लेकिन ये नाम मात्र का शासन था, शासक था। जो 2 मंत्री थे, एक तो नंदराज जो वित्त मंत्री था, ये वित्त से संबंधित कार्य थे, तो सारे इसके अंडर में थे वित्त से संबंधित। और देवराज सेनापति था, सेना से रिलेटेड जितने भी वर्क होते लगभग सारे तो देवराज के पास थे। तो दोनों मंत्री थे, ये दोनों शासन चलाते थे। हैदर अली जो नंदराज वित्त मंत्री था, यहाँ पर एक जो आप जानते हो पुलिस बोलते हैं या फिर ऐसा बोलोगे, उस समय जो हैदर अली था एक सैनिक बोल सकते हो या फिर पुलिस में जैसे बोलते हुए अभी तो उस सेना में था एक भर्ती, एक सिपाही था, मतलब सिपाही बोल सकते हो आप इसको। हैदर अली सिपाही था उस समय, तो हैदर अली सिपाही था। तो नंदराज ने इसे काफी अच्छा काम किया, इसके काम को देखते हुए नंदराज ने इसको डिंडीगुल का फौजदार बना दिया 1755 में। नंदराज ने हैदर अली को जो कि एक सिपाही था तो डिंडीगुल का फौजदार बना दिया 1755 में। और 1761 में मैसूर का शासक बना हैदर अली 1761 में। और आगे चल करके हैदर अली 1776 में स्वयं को राजा घोषित करता है, स्वयं को राजा घोषित कर लेता है मैसूर का। तो आगे चल करके हैदर अली जो अब इसने क्या कार्य किए वो देखते हैं। हैदर अली की नीतियां, तो हैदर अली की नीतियां कौन कौन सी, देखो हैदर अली ने क्या किया, कार्य क्या वर्क किया। तो इसके लिए मैसूर के लिए या फिर मैसूर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मैसूर के फायदे के लिए, देखो हैदर अली की जो नीतियां थी वो है सेना में सुधार किया, सेना को काफी बढ़ाया और सेना के पास जो शस्त्रों की कमी थी तो उसको पूरी किया। तो हैदर अली ने सेना में बहुत ज्यादा सुधार किया। दूसरी जो नीति है आर्थिक सुधार, आर्थिक मतलब इकोनॉमी मनी से संबंधित। तो इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक सोर्स बढ़ाए, इनकम के किस तरह से इनकम बढ़ाई जाए राज्य की मैसूर की, तो उस हिसाब से आर्थिक सुधार जो भी हो सके संभव वो सभी आर्थिक सुधार किए। और तीसरी जो नीति है, तीसरा जो नीति इसकी धार्मिक सहिष्णुता, ये धर्म जो धर्म की प्रति सभी धर्मों को मानता था, लगभग जितने भी धर्म थे सभी धर्मों को मानता था। जैसे कि इसने क्या किए, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर है तो दान दिया, जो चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है बनाने के लिए उसके लिए दान दिया। और सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु, शिव पार्वती और विष्णु का अंकन किया, जो सिक्के हैं उनके ऊपर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन किया। ये फ्रांस के अनुकूल था, फ्रांस के समर्थन में था, फ्रांस की सहायता भी करता है और अंग्रेजों के खिलाफ था। ब्रिटेन की आर्थिक हित जैसे कि मालाबार तक मसाला व्यापार, तो इससे भी ये भी इसने स्टार्ट किए। और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, दक्षिण विस्तार, जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति इसने उसका भी अपनाया और विस्तार किया, मतलब दक्षिण की तरफ।
तो इसीलिए अंग्रेज इससे परेशान थे और अंग्रेजों ने इसी को देखते हुए इससे इससे युद्ध छेड़ दिए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, जिससे 4 आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए उनको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर संघर्ष, अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो संघर्ष हुए। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में संघर्ष हुए, तो कितने संघर्ष हुए थे? 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर संघर्ष। अब जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेजों की जो नीति थी साम्राज्य विस्तार की थी, वो मतलब विस्तार करना चाहते थे और सब पे अधिकार करना चाहते थे। तो हैदर अली की मत, और दूसरा जो कारण है हैदर अली की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश विरोध नीति। हैदर अली अपने राज्य को विस्तार अच्छे से कर रहा था, सेना की वृद्धि कर रहा था और अपने आप को राजा घोषित कर लिया था इसने। तो जो यह भी जो अपने विस्तार कर रहा था अपने राज्य का, ब्रिटिश का विरोध किया, तो इसलिए अंग्रेजों ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ घोषणा की। तो जो इससे अंग्रेज नाराज थे और इनके बीच में तनमन हुआ और युद्ध का कारण बना। ये दोनों प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण है। अब कब हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष? 1767 में हुआ था और 69 तक चलाता है। 67 से 69 तक, 67 स्टार्ट हुआ था, 69 तक चला था। अब मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था? हैदर अली। और इधर अंग्रेज थे। इसी परिणाम जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसके क्या परिणाम निकले? इसमें हैदर विजयी रहा, ये पहली बार भारतीय जो शासक था जो विजयी रहा, ऐसा पहली बार हुआ था। और इन दोनों की जो इसका परिणाम निकला था, इसका परिणाम निकला था मद्रास की संधि। इसके जो परिणाम निकला था, इसके तो मद्रास की संधि करनी पड़ी, अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ी, क्योंकि हैदर अली विजय हो ही चुका था। तो मद्रास की संधि करके इस युद्ध को रोका गया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, इसके क्या कारण थे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के? तो इसके कारण थे, पहला जो कारण है मद्रास संधि का उल्लंघन। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, मद्रास की संधि, इसके नियम तोड़ दिए गए, इसके नियम का पालन नहीं किया गया, इसका उल्लंघन किया गया। दूसरा जो कारण है अमेरिकी क्रांति। और तीसरा कारण, अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर हमला किया। माहे हैदर के क्षेत्र में था, जो माहे बंदरगाह है उस पर अंग्रेजों ने हमला किया और वो माहे बंदरगाह हैदर के क्षेत्र में आता था। अब कब हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष? 1780 में स्टार्ट हुआ था और 84 तक चला। इधर मैसूर की तरफ से हैदर और टीपू दोनों लड़े, दोनों बाप बेटे, हैदर और टीपू। अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजी उस टाइम में गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था, और अंग्रेजी की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स और अंग्रेजी सेना। तो इसमें संघर्ष हुआ, लेकिन इस संघर्ष में न तो कोई हारा नहीं कोई जीता, बीच में ही रोक दिया गया था। ये संघर्ष जो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसको बीच में ही रोक दिया गया था, न तो किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। इस संघर्ष को रोकने के लिए संधि भी की थी, मंगलोर की संधि। यहाँ पर कोई नहीं हारा नहीं कोई जीता, मंगलोर की संधि से रोकथाम हो गई थी, अब मंगलोर की संधि कर ली गई थी। अब आ जाए तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, इसके क्या कारण रहे तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के? तो टीपू फ्रांसीसी संबंध, टीपू के फ्रांसीसी से अच्छे संबंध थे और अंग्रेज जो कि फ्रांसीसी के खिलाफ थे, विरोधी थे, अंग्रेजों के फ्रांसीसी से पहले से कुछ दुश्मनी थे, अनुबंधी इनके। और टीपू से तो आप देख ही रहे हो, टीपू से इनकी दुश्मनी हो चुकी है। तो टीपू और फ्रांसीसी के संबंध अच्छे थे, तो अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगे इनके संबंध। उन्होंने सोचा कि दोनों मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हो। इसका दूसरा कारण है टीपू का त्रावणकोर पर हमला। टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया था, टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया था। जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का दूसरा कारण है टीपू का त्रावणकोर पर हमला। और एक और कारण है मंगलोर संधि का उल्लंघन। जो मंगलोर की संधि आंग्ल मैसूर द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद हुई थी, मंगलोर की संधि, इसका उल्लंघन कर दिया गया था। तो ये तीनों कारण बने
इसी की वजह से तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष स्टार्ट हुआ। अभी कब हुआ था? 1790 में स्टार्ट हुआ था और 1790 में स्टार्ट हुआ था, 1792 तक चला था। 90 स्टार्ट 92 तक चला था है। तो अभी इधर मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था? इसमें टीपू लड़ा था मैसूर की तरफ से, टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर था कॉर्नवालिस, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस, प्लस अंग्रेजी सेना थी। परिणाम, अब तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के परिणाम क्या निकले? इसमें टीपू की हार हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में टीपू हार गया था और इसी की वजह से श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी 1792 में। ध्यान रखना, संधियां कौन कौन संधि कब की गई थी पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद कौन संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद, जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद कौन संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। ध्यान रखना इसको भी। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद कौन संधि हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी, इसको भी याद रखना। और तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी 1792 में, 1792 में। अब तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष हो गया, इसमें टीपू की हार हो गई। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष, ये क्यों हुआ? इसके क्या कारण थे? मराठा प्लस निजाम से षड्यंत्रों का आरोप, मराठा और निजाम से मिलकर के षड्यंत्र का आरोप। उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से मिलकर के टीपू षड्यंत्र का आरोप लगाया टीपू के ऊपर। दूसरा जो कारण है नेपोलियन से सहायता। टीपू को पता लग गया था तो इंटरनेशनल सहायता लेने की कोशिश की टीपू ने, तो नेपोलियन को पत्र लिख करके सहायता मांगी। टीपू ने नेपोलियन से सहायता मांगी, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष का ये कारण बना। अब कब हुआ था ये होता 1799 में, क्योंकि दोनों कारण बन गए थे इसके, और एक कारण और मान सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही है। 1799 में आंग्ल मैसूर संघर्ष 1799 में हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। इधर मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था? मैसूर की तरफ से लड़ने वाला शासक था टीपू सुल्तान मैसूर की तरफ से लड़ने वाला शासक था। और अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली। इसमें जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, इसमें टीपू की हार हुई और मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो अंग्रेजों ने दक्षिण में अंग्रेजों का प्रभुत्व फैल गया था, दक्षिण में अंग्रेजों का प्रभुत्व फैल गया था, लेकिन अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाघयार वंश, अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाघयार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप दी थी और उसके साथ संधि की थी। पुराने वाघयार वंश का शासक था जो कृष्णराज द्वितीय, उसके साथ उसको सत्ता सौंप दी वाघयार वंश के शासक को, और उससे संधि की थी। उसको इनका कठपुतली नवाब बना लिया था ताकि वो इनकी बातों पे इस पर चले। तो वाघयार शासक को दोबारा स्थापित किया अंग्रेजों ने, क्योंकि यहाँ पर इसको टीपू सुल्तान को मार दिया गया। टीपू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। तो ये हमारे आंग्ल मैसूर संघर्ष से जो चारों के चारों आपने पढ़ लिए। इनकी संधियों का जरूर ध्यान रखना कि कौन कौन संधि कब हुई थी, और बाकी तो आप याद रख सकते हो जितना चाहो उतना। अगर कुछ भी याद नहीं संधि तो अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ताकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। सुल्तान की नीतियां, किस किस नीति बनाकर टीपू सुल्तान ने काम किया, तो टीपू सुल्तान की नीतियां पढ़ते हैं। इसमें पहली नीति है आर्थिक। तो आर्थिक से रिलेटेड टीपू सुल्तान ने क्या क्या काम किए, देखो कैलेंडर, सिक्के, मापतोल, ये सब के जो जारी किए, सिक्के जारी किए, मापतोल के लिए बांट की व्यवस्था जारी की है। कृषि सुधार किया, कृषि से रिलेटेड जो भी बहुत सारे सुधार, जैसे कि कृषि ऋण की व्यवस्था वाला बहुत सारे काम जो कृषकों को फायदा हो, कृषि में सुधार किया। व्यापार सुगमता, व्यापार को सरल बनाया, जिससे कि अगर कोई परेशानी व्यापार के संबंधित हो उसको सॉल्व की। राजस्व से संबंधित सुधार किए। सैनिक सुधार, सैनिक की आधुनिकीकरण, सैनिकों को मॉडिफिकेशन किया, आधुनिक किया, उनको मॉडर्न तरीके से इस टाइम को उनका मॉडर्न तरीका दो। शस्त्रागार की स्थापना की, शस्त्रों की व्यवस्था के लिए उनको शस्त्रागार की स्थापना की ताकि सैनिकों को कोई समस्या ना हो। तो कूटनीति नीति देखो, ये टीपू की कूटनीति नीति,
इसमें ब्रिटिश की प्रतिकूल नीति थी इसकी भी, जैसे कि हैदर अली इसके पिता थे, उनकी ब्रिटिश की प्रतिकूल थी, इसकी भी ब्रिटिश की प्रतिकूल रही थी। लेकिन फ्रांस तुर्की और अफगान में दूतमंडल भेजे, फ्रांस में, तुर्की में और अफगान में दूतमंडल भेजे। फ्रांस से बेहतर संबंध, फ्रांस से काफी अच्छे संबंध रखे इसने। और अन्य जो नीतियां हैं, धार्मिक सहिष्णुता, जैसे कि श्रृंगेरी मंदिर को दान और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना की, श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया और जो माँ देवी शारदा है उसके मूर्ति की स्थापना की। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया 1794 में फ्रेंच की सहायता से। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था फ्रेंच की सहायता से 1794 में। तो ये टीपू की नीतियां हैं, टीपू के द्वारा जो काम किए गए हैं वो है, उनके बारे में आप। बेंटिक ने 1831 में मैसूर, विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग, 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कच्छार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक ने क्या किया कि मैसूर को और कच्छार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। मराठा में ब्रिटिश शासन की स्थापना, तो मराठा साम्राज्य में, मराठा में जो मराठा राज्य, तो उसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह से हुई इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मराठा के बारे में जान लेते हैं। मराठा शक्ति कैसे थी, कैसे काम कर रही थी, किस तरह से इसका स्थापना हुई, तो ये जान लेते हैं। देखो मराठा शक्ति, यहाँ पर मराठा शक्ति को अपन दो पार्ट करके पढ़ते हैं। एक तो छत्रपति शिवाजी वाला, छत्रपति वाला, और एक पेशवा वाला। तो समझते हैं कि कैसे क्या हुआ इसमें। छत्रपति, देखो छत्रपति यहाँ शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। अब शिवाजी ने शासन चलाने के लिए एक 8 मंत्रियों का समूह बनाया। शिवाजी ने शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का समूह बनाया। 8 मंत्रियों का समूह बनाया, उसमें से जो सबसे प्रमुख मंत्री होता है उसको पेशवा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसको? पेशवा के नाम से जाने लगा। तो 8 मंत्रियों का समूह है, उसमें सबसे प्रमुख होता है वही पेशवा होता है। आगे चल करके उसी के पास वो समझेंगे अपन डिटेल से, लेकिन ये पेशवा यही चीज यहाँ बनाया था इन्होंने। यही मतलब एक पद होता है, वो तो राजपूत होता रहता है, तो पेशवा का पद शिवाजी ने ही बनाया था। अब यहाँ पर जो शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे, शिवाजी के बाद में जो आए, जो शासक आया वो संभाजी था। उसके बाद शासक था शिवाजी द्वितीय, जो राजा राम और ताराबाई का पुत्र था। यहाँ पर इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और यह ताराबाई थी जो एक साहसी महिला थी, काफी ज्यादा साहसी महिला थी, जिसने शिवाजी द्वितीय को ये पद दिलाया जब इसकी उम्र 18 से कम थी मतलब। तो शिवाजी द्वितीय, उसके बाद शाहू 1707 से 49 तक, जो शाहू ने शासन कब किया था 1707 से 49 तक। और उसके बाद जो अंतिम शासक था वो था राजा राम द्वितीय। अब यहाँ पर क्या होता है कि शाहू है, इसने जितनी भी पावर होती है, जो राज्य की जो मेन पावर शासक के पास होती है, सारी की सारी पावर ट्रांसफर कर दी किसके पास? ट्रांसफर कर दी पेशवा के पास। और यहाँ पर उस समय जो पेशवा था, शाहू ने जितनी भी शासक के पास जो पावर होती है कार्य करने की, जो भी फैसले लेने की जितनी भी सारी पावर होती है, लगभग शाहू ने सारी की सारी पावर पेशवा के पास ट्रांसफर कर दी। और उस समय जो पेशवा था वो था बालाजी विश्वनाथ। तो शाहू ने सारी पावर किसके पास ट्रांसफर कर दी? बालाजी विश्वनाथ के पास, जो कि पेशवा बना हुआ था। तो अब पेशवा के पास सारी पावर आ गई, तो अब शासक कौन करेंगे? पेशवा ही करेंगे। लेकिन शासक का नाम तो रहेगा, नाम चलेंगे, लेकिन जो सारे के सारे पावर है, सारे कार्य कौन करेगा? पेशवा। हालांकि शासक रहेंगे, लेकिन जो मेन सारी पावर संभालेंगे तो पेशवा ही संभालेंगे, तो बोला पेशवा का नाम चलेगा यहाँ पर। तो पेशवा यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ 1713 में था,
उसके बाद जो पेशवा अगला बना बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40 तक। उसके बाद जो पेशवा बना बालाजी बाजीराव, इसको अपन नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ये कब तक रहा था? 1740 से 61 तक। उसके बाद माधवराव जो पेशवा था, ये 1761 से 72 तक रहा। उसके बाद नारायण राव पेशवा है। उसके बाद जो अगला पेशवा बना माधवराव नारायण राव द्वितीय। उसके बाद जो पेशवा बना बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम पेशवा था। तो इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ ही चुका होगा लगभग तो। पेशवा, तो प्रमुख पेशवा में पहला जो नाम आता है वो आता है बालाजी विश्वनाथ का। तो बालाजी विश्वनाथ है 1713 से 20 तक रहा था। 1713 से 20 तक रहा था। ताराबाई के विरुद्ध साहू को सहायता की इसने जो पहला काम किया, इसने क्या किया? साहू को सहायता की ताराबाई के विरुद्ध जाकर के। और साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता नामक पद पर नियुक्त किया। साहू की सहायता की, इसलिए साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता एक पद होता है, कब पढ़ा सेना में पद होता है छोरा, तो सेनाकर्ता नामक पद पर नियुक्त किया। साहू ने फिर कुछ समय बाद साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। पहले तो सेनाकर्ता पद पर नियुक्त किया, कुछ समय बाद साहू ने पेशवा बना दिया बालाजी विश्वनाथ को। अत्यंत प्रतिभाशाली जो बालाजी विश्वनाथ था, अत्यंत प्रतिभाशाली था, काफी ज्यादा प्रतिभा थी इसमें, जो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली था तथा मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसी को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक अपन ने पढ़ा था ना, शिवाजी को मानते हैं, लेकिन जो द्वितीय संस्थापक है उसको बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो कि पेशवा है। जुल्फिकार खां को हराकर, जो जुल्फिकार खां है उसको हरा करके दक्कन में, कहां पर? दक्कन में चौथ व सरदेशमुखी कर वसूला। 1719 में सेहत बंधुओं से संधि की थी और फर्रुख शेर को राजा के पद से हटाया। तो 17 सेहत बंधुओं से संधि की और दोनों ने मिलकर के फर्रुख शेर को, जो फर्रुख शेर एक खंडित का है, बात से नाम जाना जाता है, फर्रुख शेर को राजा के पद से हटाया। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। ध्यान रखना इसको। पेशवा बाजीराव प्रथम, तो नंबर 2 पे 1720 से 40 तक रहा है। 1720 से 40 तक पेशवा का पद संभाला इसने क्या कार्य किया? सैनिक क्षमता का विस्तार किया। सैनिक क्षमता का काफी ज्यादा विस्तार। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में सबसे ज्यादा, गुरिल्ला युद्ध आप जानते हो, जैसे कि कोई यहाँ से निकल रहा है, इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, तो यहाँ से कोई निकल रहा था, छुप के वार करते इसमें, गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में माहिर था बाजीराव प्रथम। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सहायता, कि बुंदेलखंड का शासक है छत्रसाल, उसकी सहायता की बाजीराव प्रथम ने। और उसकी जो पुत्री है मस्तानी से मुलाकात की, और इसी के नाम से बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है, आपने देखी हो शायद। तो मुगल साम्राज्य को पुराना खोखला वृक्ष कहा। मुगल साम्राज्य को बाजीराव प्रथम ने पुराना खोखला वृक्ष कहा। 1737 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था। 1737 में इसने मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह है उस पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को अटक से कृष्णा तक फैलाया, काफी विस्तार किया इसने मराठा साम्राज्य का। और पालखेड़ा का युद्ध, बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा का युद्ध हैदराबाद के निजाम से, बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा का युद्ध किया हैदराबाद के निजाम से। पालखेड़ा का जो युद्ध है वो हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच लड़ा गया। तो पालखेड़ा का युद्ध ध्यान रखना है, बात कई बार पूछा जाता है, इसे मान सकते हो आप। क्योंकि पालखेड़ा युद्ध किसके बीच में होता है? बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच में। पालखेड़ा के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मुंगी सिवागांव संधि। मुंगी सिवागांव संधि, इसका भी नाम याद रखना, मुंगी सिवागांव संधि।
अब देखो इसी काल में गायकवाड़ बड़ौदा के थे, होलकर इंदौर के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे, भोसले नागपुर के थे। इन जब परिवारों ने मुख्यतः हासिल की और अपना अपना प्रभुत्व जमा लिया, मतलब अपना अपना राज्य के हिसाब से अपना अपना प्रभुत्व फैला लेता है इन्होंने। इसी काल में बाजीराव प्रथम के समय नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, जो नादिर शाह है ईरान का नेपोलियन, इसी ने इसी समय ईरान का जो नेपोलियन है इसी समय भारत पर आक्रमण किया। और कब किया था? 1739 में। किसको किस नाम दिया जाता है? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध किस किस के बीच में होता है? मुगल मोहम्मद शाह और फाइट किससे की थी? नादिर शाह से। करनाल का युद्ध 1739 में होता है। मुगल मोहम्मद शाह फाइट नादिर शाह से की थी इसने। नादिर शाह ने मुगल मोहम्मद शाह से फाइट की, क्योंकि इसने आक्रमण किया था भारत पर। तो यहाँ भारत पर आक्रमण किया तो किससे फाइट की यहाँ पर इसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था, किसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण किया तो किससे फाइट की? मुगल मोहम्मद शाह से। फाइट करने के बाद में क्या ले गया? तख्ते ताउस, जो तख्ते ताउस के नाम से उसको लेकर गया। और कोहिनूर हीरा भी लेकर गया था नादिर शाह। उन्हें भारत से कोहिनूर हीरा नादिर शाह लेके गया था और 70 करोड़ की संपत्ति लेके गया था। ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कब आया था नादिर शाह भारत? तो बाजीराव प्रथम के काल में आया था। उस समय पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। ध्यान रखना है बात नादिर शाह का, क्योंकि इससे का कोई रिलेशन नहीं था मतलब, लेकिन इसने जो नेपोलियन है इसने आक्रमण भारत में किया था, लेकिन फाइट इसकी मुगल मोहम्मद शाह के साथ हुई थी। लेकिन उस समय बाजीराव प्रथम पेशवा था, इसलिए इसके नाम से पूछ ले कोई बाजीराव प्रथम पेशवा था, पेशवा कौन था उस समय से पूछ ले, तो आप इसको ध्यान रखना। पेशवा जो नंबर 3 पे आता है बालाजी बाजीराव, इसको नाना साहब के नाम से जानते हैं। 1740 से 61 तक इसका आधिपत्य रहा, पेशवा बन के रहा है। 1740 से 61 तक ये पेशवा बन के रहा बालाजी बाजीराव, इसको नाना साहब के नाम से जानते हैं। इसी शाहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय नए छत्रपति बने। संगोली, जैसे ही ये नए छत्रपति बने तो संगोली की संधि हुई किस किस के बीच हुई? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव पेशवा के बीच में। इन दोनों के बीच में संगोली के नाम से संधि हुई, इसको याद रखना। इसको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, संगोली की संधि किस किस के बीच हुई, किस उस समय पेशवा कौन था? तो उस समय पेशवा था बालाजी बाजीराव। संगोली की संधि के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। और किसके बीच हुई है? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। इसमें क्या संधि, संधि में क्या था? इसमें था कि पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिले, जो जितने भी सारे अधिकार है वो पेशवा को मिले। इस संधि का मकसद करने का मकसद ये था कि पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिले। अब बालाजी बाजीराव ने पूना को राजधानी बनाया। बालाजी बाजीराव ने पूना को राजधानी बनाया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय भी बालाजी बाजीराव पेशवा थे। बालाजी बाजीराव या नाना साहब पेशवा थे। जब 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली को फाइट, अहमद शाह अब्दाली फाइट मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो मराठों के जो सेनापति था उसमें कौन था? विश्वास राव। और वास्तविक जो सेनापति था मराठों का, जो वास्तविक सेनापति है सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, यहाँ राव भाऊ बोल रहे हैं, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ जो कि वास्तविक सेनापति था। अब जो कारण है इसका, और तो करना जो प्रमुख था वो इब्राहिम गारदासी। अब जो कारण है इसका कि भाई पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों हुआ, तो अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह की मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला, अब्दाली ने बदला लिया। किसका? जो उसका वायसराय था तैमूर शाह, वो उसको लाहौर से मराठों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। उसका जो तैमूर शाह उसका वायसराय था अब्दाली का, जो उसने लाहौर से मराठों ने उसको निष्कासित कर दिया था, उसको पद से हटवा दिया था। इसलिए अब्दाली ने अपना बदला लिया, इसलिए उन्होंने अब्दाली ने ये जंग छेड़ी मराठों के साथ में। तो इसका जो परिणाम निकला, ये परिणाम था मराठों की हार हुई थी इसमें। उस समय एक ऐसी बात चल रही थी कि अगला शासन इंडिया पे कौन करेगा, तो
मानना था कि उस समय जब अंग्रेज उभर कर आए थे तो अंग्रेज और मराठे काफी ज्यादा शक्तिशाली थे उस समय। जब दोनों को जैसे अंग्रेजों ने अपना प्रसार किया तो उसमें मराठों ने भी काफी ज्यादा अपना प्रसार किया था। तो ऐसा बोला जाता था कि मराठे ही आने वाले समय में राज करेंगे इंडिया पर इस युद्ध के बाद जब अब्दाली से मराठों की फाइट हुई, वो हार गए थे। तो इसके बाद में फिक्स हो गया था कि मराठे इस इंडिया पर शासन नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेंगे? तो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें जब अंग्रेजों की जीत हुई तो पता लगा कि अंग्रेज ही आने वाले समय में इंडिया पर शासन करेंगे। तो इससे ध्यान रखना कि वे और इस मराठों की हार की वजह से बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ था मराठों को, क्योंकि मराठों के तो एक पंडित काशीराज ने कहा था कि मराठे हैं मराठों तो एक प्रलयकारी युद्धता है। बालाजी बाजीराव। तो नेक्स्ट पेशवा पढ़ते हैं। पेशवा है जो कि माधवराव प्रथम है। ये 1761 से 72 तक पेशवा रहा। 61 में पेशवा बना। यह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। माधवराव प्रथम प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। मराठों ने 1771 में बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में वापस लाए। मराठे 1771 में बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए, लेकिन अब यह मराठों का पेंशन भोगी मात्र रह गया था। अब मराठों की पेंशन पे ही जी रहा था बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनको यहाँ पर वापस लाए, राजगद्दी पे बिठाया। नारायण राव जो कि माधवराव का छोटा भाई है। माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव 1772-73 में पेशवा बना और 1772-73 तक रहा है। 1773 में इसके चाचा मतलब माधवराव का छोटा भाई नारायण राव, इसकी मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बना। फिर नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दी पेशवा बनने के लिए। रघुनाथ राव चाहता कि पेशवा ये बने, लेकिन बना कौन था? नारायण राव। तो इसलिए नारायण राव की हत्या कर दी। अब उसके बाद बना जो नेक्स्ट पेशवा है माधवराव सेकंड। अगला जो पेशवा है माधवराव सेकंड। पहले माधवराव प्रथम बना, फिर नारायण राव, फिर माधवराव सेकंड। ये नारायण राव का पुत्र है। नारायण राव का पुत्र कौन है? माधवराव सेकंड। 1714 से 1795 तक रहा। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की। 12 भाई काउंसिल परिषद एक समिति बनाया, मतलब कुछ संगठन बनाया, एक मराठों का एक संगठन बनाया 12 भाई काउंसिल के नाम से। और वहां पर नाना फडणवीस एक राजनेता के रूप से जाने जाते थे, मतलब एक राजनेता के रूप से कार्य कर रहे थे, उसको संभाल रहे थे मतलब। तो इससे सहायता रघुनाथ राव ने बंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी। नाना भाई फडणवीस की जो संगठन है, इससे डर करके रघुनाथ राव ने बंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी इसके विरुद्ध। नाना फडणवीस के विरुद्ध रघुनाथ राव ने बंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी। किसने मांगी थी अंग्रेजों से सहायता? रघुनाथ राव ने। कौन था ये? रघुनाथ राव नारायण राव और माधवराव का चाचा था। पहले इसने इसको नारायण राव की हत्या कर दी, लेकिन इसका पुत्र बना जो कि अलीपुर से था, माधवराव सेकंड बना। लेकिन इसने इसके विरुद्ध भी कई प्लान किए, लेकिन असफल रहा, क्योंकि नाना भाई फडणवीस के समिति इसकी देखभाल कर रही थी या फिर इसकी सिक्योरिटी कर रही थी, सुरक्षा कर रही थी। इसलिए अब रघुनाथ राव ने बंबई जाकर के जो नाना भाई फडणवीस की जो संगठन है, इससे नाना भाई काउंसिल का जो संगठन है, इसकी वजह से बंबई जाकर के अंग्रेजों से सहायता मांगी। क्यों मांगी? कि नाना भाई फडणवीस के विरुद्ध सहायता मांगी। अगला पेशवा जो कि बाजीराव द्वितीय है। अगला पेशवा है नंबर 7। अब देखो कब से कब तक रहा है? 1796 से 1818 तक रहा है पेशवा। 1796 से 1818 तक पेशवा रहा। फिर बाजीराव द्वितीय कौन था? यह रघुनाथ राव का पुत्र था। बाजीराव द्वितीय यह रघुनाथ राव का पुत्र था। नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई
तो उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद जिन मराठा नेताओं के हाथों में शक्तियां रही वो है, एक तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो पावर रही, पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत सिंधिया और जसवंत राव होलकर, इन तीनों के पास पावर चली गई। अब क्या हुआ, होलकर ने मतलब जैसे ही ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया दोनों ने मिलकर के जसवंत राव होलकर के खिलाफ मोर्चा निकाला। जसवंत राव, इन दोनों ने मिलकर के, पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ने मिलकर के जसवंत राव होलकर के खिलाफ संयुक्त मोर्चा निकाला उसे नीचे दिखाने के लिए, तथा उसके जसवंत राव होलकर का जो बेटूजी भाई है उसकी निर्मम हत्या हो गई। तो जैसे ही होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर दिया और सेनाओं को 1802 में अधेसर नामक स्थान पर पराजित किया। 1802 नामक अधेसर नामक स्थान पर 1802 में पराजित किया तथा पुणे पर अधिकार कर लिया। विनायक राव को पुणे की गद्दी को बैठा दिया। विनायक राव कौन था, अमृतसर राव का बेटा था। बाजीराव द्वितीय ने बसीन में शरण ली। बाजीराव द्वितीय ने बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि करी। 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि करी। ये थे अपने सारे पेशवा लगभग कंप्लीट हो गए। अब पढ़ेंगे इनके युद्ध। ठीक है दोस्तों, आंग्ल मराठा संघर्ष। तो अंग्रेज अपने वाणिज्य जैसे कि अपने विस्तार करना चाहते थे अपने क्षेत्र का, अंग्रेज चाहते थे कि पूरे भारत पर शासन करे, तो इसलिए अंग्रेजों की जो बढ़ती हुई आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षाएं थी, इसलिए अंग्रेजों ने क्षेत्र प्रसार किया और धीरे धीरे वो मराठा के साथ भी संघर्ष किए। तो मराठा पहला जो युद्ध था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब से कब तक चलता है, 1775 से 82 तक, 1775 से 82 तक। अब इसमें देखना है कि इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। जो अंग्रेजी वो जो उसने युद्ध अंग्रेजों की तरफ से किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था। कारण अब आंग्ल मराठा संघर्ष, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का कारण क्या रहा, पेशवा पद को लेकर मतभेद, पेशवा पद को लेकर के मतभेद माधव राव और रघुनाथ राव के बीच में होता है। पेशवा पद को लेकर के मतभेद हुआ था, किस किस के बीच में होता, माधव राव व रघुनाथ राव के बीच में, माधव राव व रघुनाथ राव के बीच में पेशवा पद को लेकर के मतभेद हो गया था। तो और दूसरा जो कारण इसका, अंग्रेजों का वाणिज्य को राजनीतिक लाभ, अंग्रेज तो चाहते थे अपना लाभ कपास को लेकर के, अपने क्षेत्र को विस्तार को लेकर के, तो मतलब अंग्रेजों को इसमें वो अपना लाभ चाहते थे और इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ था, तो इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और उसके बाद युद्ध हो गया अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में संघर्ष हो गया। अब जो परिणाम, इसका जो परिणाम निकला सालवाई की संधि की, हेस्टिंग्स और फडणवीस के बीच में, हेस्टिंग्स और फडणवीस के बीच में 1782 में होती है। सूरत की संधि हुई रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में 1775 में, और बड़गांव की संधि हुई मराठा और अंग्रेज के बीच में 1779 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट संधि है वो देखना ध्यान रखना, सालवाई की संधि, ये कई बार पूछी गई है और ये इम्पोर्टेंट भी है। किस किस के बीच में थी, वॉरेन हेस्टिंग्स और फडणवीस के बीच में, और वॉरेन हेस्टिंग्स और फडणवीस के बीच में, तो ध्यान रखना 1782 में हुई थी। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होती है। अब पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 में हुआ था और 5 तक चला था। इसका 1803 से 5 के बीच में चल हुआ था। पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला अंग्रेज कौन था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब कारण क्या था इसका, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करना, पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करना। दूसरा कारण क्या था, नेपोलियन का उदय, फ्रांसीसी आक्रमण का भय, नेपोलियन का उदय और फ्रांसीसी आक्रमण का भय। अब इसका जो परिणाम क्या निकला, 1803 में भोसले से देवगांव की संधि करनी पड़ी और 1803 में सिंधिया से
सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। और जो 1805 में है होलकर से राजपुर घाट की संधि हुई। अब पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चला था। 1817 से 19 तक। अब उस समय पेशवा कौन था? पेशवा था बाजीराव द्वितीय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा था बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कारण क्या था इसका? तो इसका जो पहला कारण था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों की शक्ति का दमन। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया कि पिंडारियों की जो शक्ति थी उनको दमन कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। दूसरा कारण था कि पिंडारी पहले मराठा सेना का हिस्सा थे जो स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे। पिंडारी मराठा सेना का हिस्सा थे जो स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे, लेकिन पिंडारी थे तो मराठा सेनाओं के साथ ही उनको मतलब सैनिकों के रूप में काम करते, लेकिन वो पिंडारी मराठा सेनाओं के साथ ही थे। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उनका दमन कर दिया। जो तीसरी बात थी सिंधिया की संधि थी 1817 में ग्वालियर। और होलकर जो मंदसौर की संधि के साथ महाजन संधि हुई थी 1818 में। परिणाम क्या निकला इसका? इसका जो परिणाम निकला, पेशवा बाजीराव द्वितीय को किरकी के युद्ध में परास्त करके पुणे पर अधिकार किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को किरकी युद्ध में परास्त कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव हार चुका था, तो यहाँ पर इसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी, पेशवा की शक्ति समाप्त। भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महिदपुर में पराजित किया। उसके बाद जो मराठा संगठन का विघटन हो गया, लगभग मराठा की शक्ति समाप्त हो गई। यहाँ से अंग्रेजों का शासन चलेगा। तो मतलब मराठा की शक्ति समाप्त हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय था और वो हार गया था, तो यहाँ पर पेशवा की शक्ति भी समाप्त और मराठा की शक्ति भी समाप्त। छोटे छोटे मराठा क्षेत्र बचे थे, उनके नाम बता देता हूँ। पहला है होलकर, जिसकी राजधानी थी इंदौर, जो बचा था जब और सब दोस्त हो गए थे। दूसरा है गायकवाड़, जिसकी राजधानी थी बड़ौदा। तीसरा है पेशवा, जिसकी राजधानी थी पुणे। चौथा है भोसले, जिसकी राजधानी थी नागपुर। पांचवा छत्रपति, जिसका राजधानी थी सतारा। और छठा जिसकी राजधानी सिंधिया, जिसकी राजधानी थी ग्वालियर। तो ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जो बचे थे और लगभग सब दोस्त हो चुके थे। दोस्तों, पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, इसको पढ़ना है। तो उसके लिए अपन को जानना पड़ेगा पंजाब का विस्तार कैसे हुआ, पंजाब में कौन रहते थे, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सिख। यहाँ पर सिख गुरु हुए थे। सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु। तो इसके बारे में जानकारी देखो। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक को प्रमुख गुरु, जो सिख संप्रदाय का प्रवर्तक था, यहाँ पर सिख संप्रदाय था पंजाब में, क्योंकि सिखों के नाम से फेमस है। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक को प्रमुख गुरु नानक देव थे, जो प्रवर्तक थे और प्रमुख गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को। अब गुरु नानक देव के बारे में कुछ बातें। जन्म 15 अप्रैल 1469 नाना साहब पाक में हुआ है, पाकिस्तान में पड़ता है अभी। तो 15 अप्रैल 1469 नाना साहब पाक में हुआ था, तो अभी पाकिस्तान में। मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 करतारपुर पाकिस्तान में। और जो रेस्टिंग पैलेस जहाँ रहते थे उसको गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि पाक में है। और निःशुल्क भोजनालय जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो गुरु का लंगर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो प्रमुख गुरु थे, लेकिन हम 10 गुरु हैं, तो उनके पूरी डिटेल देखते हैं। सिख धर्म के गुरु, तो सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें से जो पहला गुरु है गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक देव। बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। दूसरा गुरु है गुरु अंगद देव।
इन्हें लहना नाम से भी जाना जाता है। गुरु अंगद देव को लहना नाम से भी जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं गुरु अंगद देव, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया इन्होंने, गुरु अंगद देव ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। उसके बाद आता है गुरु अमरदास, ये विवाह पद्धति लवन के नाम स्टार्ट की थी इन्होंने। मंजी प्रथा का विस्तार किया गुरु अमरदास ने, सती प्रथा का विरोध किया और 22 गद्दियों की स्थापना की गुरु अमरदास ने। गुरु एक गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास गुरु अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास कौन थे? गुरु अमरदास के दामाद। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का निर्माण करवाया। अमृतसर शहर बनवाया था। अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने। अकबर द्वारा दान दी गई 500 बीघा जमीन पर करवाया था। जो अमृतसर शहर का निर्माण है ना, वह अकबर के द्वारा दान दी गई 500 बीघा जमीन, उसके ऊपर अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। पहले अमृतसर शहर का नाम क्या था? रामदासपुर था। इनके नाम से थे रामदासपुर, बाद में चेंज होकर अमृतसर कर दिया। प्राकृतिक नाम क्या रख दिया? अमृतसर, अमृतसर। अब देखो अगला गुरु आता है 5वें नंबर का अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव है, अर्जुन देव तो रामदास के तृतीय पुत्र, ये रामदास के तृतीय पुत्र थे और इन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया था। गुरुपद को क्या बना दिया था इन्होंने? पैतृक बना दिया था। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया इन्होंने। अर्जुन देव ने किसकी धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया? इसमें 18 हिंदू भक्तों प्लस कबीर प्लस बाबा फरीद प्लस नामदेव प्लस वेदास कवि जयदेव, इन सबकी कहानियां इसमें संकलित है। लगभग इनकी सबकी कविता कहानियां आदि ग्रंथ में संकलित है। अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। अर्जुन देव ने जो अमृतसर तालाब के मध्य में बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। और रामदास ने अमृतसर का निर्माण करवाया और अर्जुन देव ने उसके अंदर हरमंदिर साहब का निर्माण करवा दिया। मसरत प्रथा आय का 10वां भाग देना होता था, ये स्टार्ट की। मृत्यु इनकी जो मृत्यु 1606 में हुई थी शहजादे खुसरो का विद्रोह के कारण, शहजादे खुसरो का विद्रोह के कारण जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था गुरु अर्जुन देव को। अगला गुरु 6 नंबर का गुरु हरगोविंद, जो कि छठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। जो गुरु हरगोविंद है, इन्होंने सिख जो भी जितने भी सिख थे सभी उनको एक सेना के संगठन के रूप में बदल दिया, सैन्य संगठन रूप दिया। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अमृतसर की किलाबंदी करवाई, अमृतसर इसकी किलाबंदी करवाई गुरु हरगोविंद ने। नगाड़ा बजाने की प्रथा भी इन्हीं के समय स्टार्ट होती। 2 तलवार बांधकर सिंहासन पर बैठने की प्रथा भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और कश्मीर में किरतारपुरा नगर बसाया। कश्मीर में किरतारपुरा नगर भी गुरु हरगोविंद ने बसाया था। गुरु हर राय इन्होंने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। गुरु हर राय ने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया। शांत एवं एकांत जीवन व्यतीत किया। गुरु हर राय ने शांत एवं एकांत जीवन व्यतीत किया। गुरु हर किशन औरंगजेब से इनकी भेंट हुई थी। ये 1661 से 64 तक रहे। औरंगजेब से इनकी भेंट हुई थी, चर्चा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर 64 से 75 तक रहे। औरंगजेब ने शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। तो अगला गुरु है उसको पढ़े गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ये सिखों के अंतिम गुरु थे, जिसे 10वें गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने के द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1699 में। 1699 में आनंदपुर साहिब गांव में, आनंदपुर साहिब में की थी। सिखों के पाहुल प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की थी। सिखों की जो पाहुल प्रथा की शुरुआत है वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। 5 करार जैसे कि केस, खंगा,
कृपाण, कच्चा, कड़ा, ये जो धारण करते हैं सिख, उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। मतलब इन्हीं शुरुआत की थी, 5 करार की शुरुआत इन्होंने की थी, जिसे 5 के या 5 कक्के के नाम से भी जानते हैं, जिसे केस, कंगा, कृपाण, कच्चा और कड़ा। जफरनामा की रचना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। जफरनामा की रचना, सिंह शब्द का इस्तेमाल भी इन्हीं के लिए किया गया था। और गुरुवाणी, और उसके बाद सिंह शब्द गुरुवाणी, और इनके जो 2 पुत्र थे 2, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हत्या मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा की गई, और इनकी मृत्यु 1708 में नादेड़ महाराष्ट्र में हुई थी, अफगानी पठान मुल्का के द्वारा। तो ये सिखों के 10 गुरु थे, जो अपन ने फट लिए पूरी डिटेल से शुरू से लगा के लास्ट तक पूरे 10 गुरु कंप्लीट हो चुके हैं। सिखों की परंपरा समाप्त हो चुकी है, और अब सिख धर्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो बंदा बहादुर करते हैं। तो बंदा बहादुर का जन्म 1770 में पुंछ में हुआ था। 1770 पुंछ में हुआ था। मूल नाम बंदा बहादुर का लक्ष्मण सिंह है, या लक्ष्मण सिंह था, या लक्षण देव। गुरु गोविंद ने बंदा बहादुर नाम दिया था इनको, बंदा बहादुर। मूल नाम लक्ष्मण सिंह था, और इनको बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह ने दिया था नाम। राजधानी लोहगढ़ बनाई गुरु नानक, बंदा बहादुर ने बनाई थी राजधानी लोहगढ़, सिखों की राजधानी। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए थे बंदा बहादुर ने। और शाहदरा में मुगल सैनिकों को मारा, जिसे कतलगढ़ी के नाम से जाना जाता है, कतलगढ़ी कहते हैं। प्लस वजीर खां, मुगल सैनिकों को मारा प्लस वजीर खां को। मृत्यु, इनकी मृत्यु फर्रुख शेर के आदेश पर मृत्युदंड दिया था इनको, फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 में मृत्यु हुई थी। इनकी जैसे मृत्यु हुई वैसे ही सिख छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गया, क्योंकि बंदा बहादुर ने संभाल रखी थी सिख धर्म को आगे बढ़ाने की परंपरा। जैसे बंदा बहादुर की मृत्यु हुई तो सिख छोटे छोटे दलों में डिवाइड हो गया। कपूर सिंह ने इन दलों में से 12 दलों को मिलाकर, ये छोटे छोटे दलों में से, इन दलों में से 12 दलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया। कपूर सिंह ने इन दलों में से 12 दलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया। तो इसमें प्रमुख दल है, जैसे कि प्रमुख दल 12 दलों में से प्रमुख दल लिए अपन ने शुक्र चकिया, पहलुवालिया, पुलकिया, रामगढ़िया, निशानवाला, ये प्रमुख दल है। तो शुक्र चकिया दल का जो संस्थापक है वो चरत सिंह है। शुक्र चकिया दल का संस्थापक कौन है? चरत सिंह। और इस शुक्र चकिया दल का जो मुखिया है वो महाराजा रणजीत सिंह है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था 1780 में। शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ 1780 में हुआ था। अत्यंत निपुण शासक था ये, इसने इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया काफी ज्यादा और सैन्य सुधार भी किए। इटालियन पद्धति की स्थापित की सैन्य सुधारों में अलग अलग तरीके से काफी ज्यादा विस्तार भी किया। और 1798 में दृष्टि शासक जमान शाह की सहायता की, इन्होंने सहायता से लाहौर मिला उनको। 1798 में दर्शनी शासक जमान शाह की सहायता से लाहौर मिला और लाहौर को इन्होंने राजधानी बनाया। महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर मिला जमान सिंह की सहायता से इसे राजधानी बनाया। 1799 में अमृतसर धार्मिक राजधानी बनाई। ये राजधानी थी लेकिन पॉलिटिकल राजधानी थी लाहौर। लाहौर जो राजधानी थी वो पॉलिटिकल राजधानी थी और अमृतसर जो धार्मिक राजधानी बनाई। 25 अप्रैल 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की। अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की फ्रांस का हुए। ये सतलज नदी की सीमा बनाया। अमृतसर की संधि में सतलज नदी को सीमा बनाया। ये सतलज नदी है। तो देखो सतलज नदी अगर ऐसे तो ये पश्चिम वाला हिस्सा
सिक्कों का हो गया और ये पूर्व वाला हिस्सा अंग्रेजों का हो गया। इस तरह से इन्होंने सतलज नदी को सीमा बनाया और सतलज नदी को सीमा बनाया और सीमा के तहत उनका राज्य डिसाइड किए, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी साम्राज्य, अंग्रेज भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। कुछ राज्य बचे हुए थे वे भी पंजाब इन पे आक्रमण करना चाहते थे, वो मतलब अंग्रेजों की नीति थी ऐसी। तो उन्होंने पहले महाराजा रणजीत सिंह से संधि की और संधि में सतलज नदी को सीमा बनाया अंग्रेजों ने। उसके बाद 1811 से 1823 तक कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में भी शासन स्थापित किया। 18 कश्मीर और पेशावर में भी अपना शासन स्थापित किया महाराजा रणजीत सिंह ने, या फिर इसको अपने में मिला दिया। अफगान शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिलवा दिया। महाराजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिलवा दिया। वही कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह लेके गया था यहाँ से, वह अब महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच चुका है और महाराजा रणजीत सिंह से दिलीप सिंह के पास चला जाएगा और दिलीप सिंह से वापस अंग्रेज लेके चले गए। तो देखो इनकी मृत्यु 1839 में हुई थी, 1839 में अयोग्य उत्तराधिकारी। इसके बाद मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो अयोग्य उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बने, और जैसे ही दिलीप सिंह उत्तराधिकारी बने वैसे ही आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गए थे। तो हम थोड़ा सा दिलीप सिंह के बारे में जान लेते हैं कि दिलीप सिंह कौन है और किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया। महाराजा दिलीप सिंह 1839 से 1849 तक शासन किया इन्होंने, याद है। तो दिलीप सिंह अल्प वयस्क शासक था। दिलीप सिंह अल्प वयस्क शासक था। तो इनकी संरक्षिका थी महारानी जिंद कौर। महारानी जिंद कौर। चिलियावाला युद्ध हुआ था 1849 में। किस किस के बीच हुआ था ये? लॉर्ड डलहौजी और फाइट दिलीप सिंह। लॉर्ड डलहौजी फाइट दिलीप सिंह। लॉर्ड डलहौजी और दिलीप सिंह के मध्य में युद्ध हुआ था। प्रथम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध महाराजा दिलीप सिंह के समय ही हुआ था। जब महाराजा दिलीप सिंह थे उस समय प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। 1849 में पंजाब पर शासन करने हेतु डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई। अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस। 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए तो डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई। यहाँ इनकी फाइट हुई थी, यहाँ लॉर्ड डलहौजी विजय हुई गया था। तो इसकी यहाँ पर अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस बनाया गया। सर हेनरी लॉरेंस बनाया गया और दिलीप सिंह को 5000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेज दिया। दिलीप सिंह को 5000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर के लंदन भेज दिया। वहां जाकर के दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को अपनाया और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दिया। और फ्रांस में दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी और इंग्लैंड में अंतिम संस्कार हुआ था। महारानी जिंद कौर। तो महारानी जिंद कौर 1883 1 अगस्त 1863 तक इनकी जो आयु रही लाइफ 1883 1 अगस्त 1863 तक। तो महारानी जिंद कौर 1843 से 1846 तक 1843 से 1846 तक लगभग 3 इयर्स तक सिख साम्राज्य की संरक्षिका रही थी। सिख साम्राज्य की संरक्षिका थी है। महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी थी है। सिख संरक्षिका इसलिए थी क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह की आयु कम थी, इसलिए वहाँ उस समय आयु ठीक नहीं थी, अल्प आयु के थे उस समय, इसलिए महारानी जिंद कौर को संरक्षिका रखा गया था, रखी थी। महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी थी है और अंतिम महाराजा दिलीप सिंह उन्हीं के पुत्र थे। जो महारानी जिंद कौर है इन्हीं का पुत्र थे दिलीप सिंह। और इस महारानी जिंद कौर ने उसकी संरक्षिका बनकर के अपने सिख राज्य की सेवा की थी। वे अपने सौंदर्य, ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। महारानी जिंद कौर अपने सौंदर्य, ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए उन्हें रानी जिंदा भी कहते थे।
रानी जिंदा भी कहते थे। महारानी को रानी जिंदा भी कहते हैं क्योंकि वह सौंदर्य, ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण अंग्रेजों का उनसे डरना। जो महारानी जिंद कौर थी उनसे अंग्रेज डरते थे। अंग्रेज उनको पंजाब की मैसा लेना कहा करते थे। पंजाब की मैसा लेना, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे पंजाब की मैसा लेना किसे कहते हैं, तो महारानी जिंद कौर को कहते हैं। कौन कहते थे? अंग्रेज कहते थे, जिनके विद्रोह को दबाना अत्यंत कठिन था। क्योंकि जो महारानी जिंद कौर अंग्रेज का विद्रोह को दबाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए अंग्रेज इसको क्या कहते थे? मैसा लानी, मैसा लेना। क्योंकि मैसा लाने का विद्रोह भी दबाना अत्यंत कठिन था, इसलिए मैसा लेना कहते थे पंजाब की मैसा लेना, महारानी जिंद कौर को। अब आते हैं आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध, तो अब आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? 1845 से 46 तक चला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला कौन था? वही अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था आंग्ल सिख युद्ध में? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। भारत का जो गवर्नर जनरल था आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड गप था। भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड गप। कारण क्या था आंग्ल सिख युद्ध का? रानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, रानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और दूसरा जो अंग्रेजी सरकार व जनरल ब्रांड फुट की कूटनीति, अंग्रेजी सरकार व जनरल ब्रांड फुट की कूटनीति। अब इसके जो परिणाम है, परिणाम क्या निकले इसके? 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि, लाहौर में 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। और 22 दिसंबर 1846 को भेरोवाल की संधि। महत्वपूर्ण बिंदु है मुद्दुकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल का युद्ध, सबराओं की लड़ाई, सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह का विश्वासघात। तो देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध, देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय सिख आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक चले थे। 1848 से 49। तो अंग्रेजों की तरफ से जो फाइट करते समय उसमें कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये अंग्रेजों की तरफ से था। और उस समय भारत का प्रधान सेनापति चार्ल्स नेपियर लॉर्ड गप था। चार्ल्स नेपियर लॉर्ड गप था। अब कारण क्या कारण थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण देखो, रानी जिंदल के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, रानी जिंदल के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार। और दूसरा कारण देखो, लाहौर व भेरोवाल की अपमानजनक संधि, जो लाहौर व भेरोवाल की अपमानजनक संधि हुई थी। और जो तीसरा कारण है, पंजाब की जनता मुल्तान के गवर्नर व अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। पंजाब की जनता मुल्तान के गवर्नर व अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। चौथा जो कारण है, ब्रिटिश रेजिडेंट फेब्रिक क्यूरी ने मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ किया। ब्रिटिश रेजिडेंट फेब्रिक क्यूरी ने मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ किया। तो अभी देखो उसके परिणाम क्या है निकले, जो युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसके परिणाम क्या निकले? लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इस युद्ध के बाद द्वितीय सिख युद्ध का एक परिणाम निकले, पंजाब राज्य का प्रशासन 3 सदस्यों की कमेटी को सौंपा। और पंजाब राज्य का जो प्रशासन है 3 सदस्यों की कमेटी को सौंपा, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस था। तीसरा जो परिणाम निकला, अल्पवयस्क दिलीप सिंह को 5000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया। तो मतलब देखो इसको परिणाम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उस समय। उसके बाद
चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो अपन ने इसलिए पढ़ा था कि अंग्रेज पर अधिकार कब किया, तो आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ, उसके परिणाम निकले। तो उसके परिणाम थे भाई चार्ल्स नेपियर ने पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अल्प वयस दिलीप सिंह को 5,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध कब होता है, ये 1848 में होता है। जनरल गोप फाइट शेर सिंह, जनरल गोप और शेर सिंह के मध्य में, जनरल गोप फाइट शेर सिंह। चिलिया का वाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध 1849 में होता है, जनरल गोप और शेर सिंह के मध्य। तो दोनों युद्ध जनरल गोप और शेर सिंह के मध्य हुए थे। गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसको। ये होता 13 फरवरी 1849 को। किसके मध्य होता, अंग्रेज कप्तान फाइट चार्ल्स नेपियर के मध्य। तो ये द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध है। अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना पढ़ेंगे। इससे पहले अपन अवध के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो अवध कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था, कर्मनाशा नदी तक फैला था। अवध कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था। तो देखो जैसे था अवध, ये रहा अवध, जैसे था अवध मतलब ये अवध राज्य है, ये अवध राज्य है। तो इधर मराठा थे और इधर अंग्रेज, इधर अंग्रेज और इधर मराठा। तो इनके बीच में किसका काम कर रहा था, ये बफर राज्य का, बफर राज्य का। एक तरफ मराठा थे, एक तरफ अंग्रेज थे और इधर बफर राज्य का। क्योंकि अवध पर लगभग अवध के जो अवध पहले जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, उसमें अवध के नवाब ने भाग लिया था और वो हार गए थे। लगभग थोड़ा बहुत अतिक्रमण तो अवध के ऊपर हो ही गया था, लगभग थोड़ी बहुत बात उनकी चलने लगी थी अवध में, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब ने भाग लिया था। तो इधर से उनको मराठा और इधर अंग्रेज, इधर बफर राज्य का काम करता था ये अवध। देखो अवध के प्रमुख नवाब जो हुए, इसमें सआदत अली खान प्रथम, सआदत अली खान प्रथम, ये अवध का संस्थापक था, अवध का संस्थापक। इसको उपाधि बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी इसको। और राजधानी इसने राजधानी फैजाबाद बनाया, राजधानी अवध की वो क्या बनाया, फैजाबाद बनाया। अवध का संस्थापक है, इसको उपाधि किसकी मिली है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली है। और राजधानी क्या बनाया इसने, फैजाबाद। सआदत अली खान ने राजधानी क्या बनाया, फैजाबाद। और सआदत अली खान को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको उपाधि दी गई थी। इसके बाद आया सफदरजंग, अगला नवाब 1739 से 54 तक रहा है। उसके बाद सुजाउद्दौला 1754 से 75 तक रहा। सुजाउद्दौला ने पता हो तो अपने में पढ़ा था, बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद आया आसफ उद्दौला 1775 से 97 तक। उसके बाद आया सआदत अली खान 1798 से 1848 तक। उसके बाद आया गाजी उद्दीन हैदर अली खान जो कि 1814 से 1827 तक रहा था। उसके बाद वाजिद अली शाह जो 1847 से 1856 तक रहा था। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। अवध का जो नवाब है सआदत अली खान, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी गई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था। इसको बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था सआदत अली खान को। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में मदद की इसने, इसलिए 1722 में अवध का सूबेदार भी स्वतंत्र रूप से, अवध का सूबेदार स्वतंत्र रूप से नियुक्त कर दिया गया। पहले तो क्या किया था, मोहम्मद बादशाह रंगीला ने बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन इसमें सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में मदद की, इसलिए 1722 में अवध का सूबेदार स्वतंत्र नियुक्त किया, स्वतंत्र रूप से नियुक्त कर दिया। 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। सआदत अली खान ने 1723 में क्या किया,
अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। 1793 में विष खाकर आत्महत्या कर ली सादत अली खान ने। अगला बढ़ते हैं, तो सुजाउद्दौला, अगला जो नवाब है सुजाउद्दौला, ये 1754 से 75 तक रहा। सफदरजंग का पुत्र था सुजाउद्दौला, सफदरजंग का पुत्र था। इसने सुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को। बक्सर का युद्ध 21 अक्टूबर 1764 में हुआ था, तो उसमें भी सुजाउद्दौला ने भाग लिया था। सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था और ये हार गया था उसमें। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय संधि के हिसाब से देखते हैं अपन 1765 में हुई थी द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में हुई थी। तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद और गढ़ा का क्षेत्र छीन लिया था। अंग्रेजों ने इलाहाबाद और गढ़ा का क्षेत्र सुजाउद्दौला से छीन लिया था। चुनार का दुर्ग और करमुक्त व्यापार करने स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेजों ने चुनार का दुर्ग भी ले लिया था और करमुक्त व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। 1773 में बनारस की संधि होती है किसके बीच में? वॉरेन हेस्टिंग्स और सुजाउद्दौला के मध्य में। वॉरेन हेस्टिंग्स और सुजाउद्दौला के मध्य में बनारस की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है? इस संधि में बनारस की संधि में क्या होता है कि सुजाउद्दौला अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देकर के अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देकर के इलाहाबाद और गढ़ा का क्षेत्र वापिस ले लेता है। अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देकर के सुजाउद्दौला इलाहाबाद और गढ़ा का क्षेत्र वापिस ले लेता है। नवाब आसफउद्दौला, ये 1775 से 97 तक रहा था। 1775 से 1797 तक रहा था। हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ फैजाबाद की संधि की थी आसफउद्दौला ने। आसफउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ फैजाबाद की संधि की थी। बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार, इसमें क्या था कि बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया था और बेगम के साथ दुर्व्यवहार के वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग भी लगाया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग भी लगाया था। अगला है लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमामबाड़ी का निर्माण करवाया। लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमामबाड़ी का निर्माण भी आसफउद्दौला ने करवाया था। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई। आसफउद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ बनाई। अवध की जो राजधानी है उसको फैजाबाद से लखनऊ बना दी। अब है शहादत खान सेकंड 1798 से 1814 तक। 1798 से 1814 तक। सुजाउद्दौला का पुत्र जो शहादत खान सेकंड है, ये सुजाउद्दौला का पुत्र है। 1801 में वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इसने। वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। राजा की उपाधि और अंग्रेजों जो इलाहाबाद है अंग्रेजों को दिया था। तो जो अगला नवाब है पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का। नवाब है गाजीउद्दीन हैदर अली खान। गाजीउद्दीन हैदर अली खान, ये 1814 से 27 तक रहा था। 1814 से 27 तक रहा था। शहादत सेकंड का पुत्र था। शहादत का सेकंड का पुत्र था। हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि दी गाजीउद्दीन हैदर अली खान को। हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि दी। अब उसके बाद अगला नवाब आता है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ये 1847 से 1856 तक रहा था। 1847 से 1856 तक रहा था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब है। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर इसका जो परिणाम है ये बहुत ही अनैतिक था। ये बहुत ही अनैतिक था
क्योंकि अवध ने हमेशा अंग्रेजों का साथ ही दिया और कभी भी विद्रोह नहीं किया। जब भी जो भी उन्होंने शर्त रखी लगभग अवध ने सारी शर्तें मानी और कभी भी कोई विद्रोह नहीं किया। तो इसलिए बहुत ही अनैतिक था और इसी वजह से सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था, इसमें अवध के बहुत ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। क्योंकि देखो अब ये सैन्य विस्तार जो अंग्रेजों का जो राज्य है, क्योंकि अवध ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कभी भी पहले कोई विरोध नहीं किया था, इसलिए उन्होंने 1870 संग्राम में बहुत ही बड़ी संख्या में भाग लिया था। अब अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति यहाँ से पूरी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद 1857 का जो विद्रोह होगा, 1857 का विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं उसे आप, तो वो होगा जिससे कितनी नीतियों ने अपने उन्होंने एक तो बंगाल पर अधिकार करने के लिए 2 युद्ध लड़े थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, और मैसूर पर अधिकार करने के लिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे, और मराठा पर कब्जा करने के लिए 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े थे। पंजाब पर कब्जा करने के लिए पंजाब 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े थे, और सिंध पर कब्जा करने के लिए छोटा सा युद्ध लड़ा था। और अवध को आप देख ही रहे हो, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ऐसा आरोप लगाया कि यहाँ कोई शासन अच्छे से नहीं चल रहा है। इस आरोप पर इस तरह से उनकी अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति यहाँ से समाप्त होती है। इसके बाद पढ़ेंगे अगला पार्ट। जो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।